हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SR बिहार बीएससी क्लासेस के ऊपर। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर जूलॉजी के 5वें सेमेस्टर का पेपर पहला लेकर के चल रहे हैं, जिसमें करीबन करीबन हमारी 3 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हैं। और इस जूलॉजी की पहले पेपर में टोटल 4 ही यूनिट है ना। तो आज की जो हमारी ये यूनिट है, ये यूनिट लास्ट है, जो यूनिट 4 के नाम से हम देख रहे हैं। और इसमें हम लोग यूनिट 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके जो आंसर हो सकते हैं वो हम कवर करेंगे आज के इस क्लास में। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जितने भी साथी यहाँ पर वीडियो को देखते हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो और अपने साथियों के साथ में शेयर कर दिया करो, जिससे जो भी आपके दोस्त लोग हैं या आपके जानने वाले हैं या अनजाने लोग भी हैं, जिन तक आपके माध्यम से अगर मान लीजिए ये वीडियो का लिंक चला गया तो उनका थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो इस भाव के साथ में अगर इसको शेयर करते हैं तो फिर हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि चलो भाई, आप अपने ही लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि हम सभी के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का अपना यूनिट। और यूनिट का नाम है बेटा लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में देख लिया था। आज हम लोग यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन, है ना, इन दोनों को साथ में ही लेकर के चलेंगे। भाई, इनका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, इनका चयापचय कैसे हो रहा है वो देखेंगे। अच्छा, क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो मैं आपको बार रिकैप करा दूं। इसमें देखिए बेटा, हम लोग एमसीक्यू आपके लेकर के चल रहे हैं, है ना। तो टॉप 10 एमसीक्यू जो आपके बनते हैं उनको हम सबसे पहले कराते हैं। फिर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर भी हम यहाँ पर कराते हैं। और आपके एग्जाम के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बने बनाए। तो आप अपने एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है, फंस जाता है, तो क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, वो सारा का सारा नोट्स भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस एक वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है। क्लास शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। SR BSc क्लासेस डालेंगे या सुमित राणा BSc क्लासेस डालेंगे, आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। चैनल को बच्चे हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस अब आप लोगों को मिलने वाली हैं, है ना, ऑलरेडी मिल रही हैं। लाइव भी हम जल्दी लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन कराने के लिए। बहुत सारा क्लास आता रहेगा, तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके साथ साथ ये जो क्लास हमारी चल रही है, इस क्लास का जो पीडीएफ है बेटा, वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, है ना, जिसका नाम है SR बिहार BSc क्लासेस। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और बच्चे, आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। SR बिहार BSc क्लासेस के नाम से आपका चैनल यहाँ पर क्रिएट किया गया है, एक नया मतलब इंस्टाग्राम चैनल बनाया गया है, तो उस पर आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। SR बिहार BSc क्लासेस आप डालेंगे, आ जाएगा, है ना। तो जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से बाकी के सोशल मीडिया का भी यहाँ पर रखा गया है। तो आप लोग इनको जरूर फॉलो कर लें और हमें जरूर जो है ना सपोर्ट करें। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। और यूनिट 4 हमारी है। तो यूनिट 4 हमारा है लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते थे, वो हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चन लिए हैं टोटल। ये 7 क्वेश्चन मुझे बहुत ही एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे हैं, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस फॉर्म में भी। ठीक है। तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिए हैं और करीबन 3 हमने लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर डज बीटा ऑक्सीडेशन अकर, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कीटोन बॉडी के नाम लिखिए। आपको कीटोन बॉडी के नाम लिखने रहेंगे, है ना, नेम द कीटोन बॉडीज, राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि जो कार्निटीन है, कार्निटीन सटल है ना, कार्निटीन सटल है, ये क्या होता है। तो कार्निटीन सटल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज कार्निटीन सटल, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है इस बार पूछा जाए। ट्रांस एमिनेशन की परिभाषा दीजिए, क्वेश्चन यहां से फंसेगा 100%। तो डिफाइन आपको करना है ट्रांस एमिनेशन के बारे में। डी एमिनेशन क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन हो गया, डी एमिनेशन हो गया, कीटोसिस हो गया, इन सब के बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर लिखने के लिए। तो डी एमिनेशन क्या है, उसके बाद में कीटोसिस क्या है ना, व्हाट इज कीटोसिस, सबके बारे में हम अभी एक एक करके देखेंगे। और अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर, अमोनिया का हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है लीवर में, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है।
हाउ इज अमोनिया डिटॉक्सिफाइड। अब यहाँ पर हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे हैं वो करीबन करीबन 3 हमने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं। पहला है कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया तथा इसका महत्व बताइए। तो कीटोजेनेसिस क्या होता है ये तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में देख ही लेंगे, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है और उसका जो महत्व है वो आपको लिखना रहेगा। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कीटोजेनेसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। शॉर्ट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर लॉन्ग में भी मेरा क्वेश्चन डालने का मतलब है कि भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा, लॉन्ग में बन सकता है या तो शॉर्ट में बन सकता है। तो ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिया है यूरिया साइकिल से। तो यूरिया साइकिल किस तरीके से चलती है, इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से इसका चलन होता है उसके बारे में आपको बताना रहेगा तथा इसका जैविक महत्व के बारे में आपको बताना है। तो डिस्क्राइब द यूरिया साइकिल एंड एक्सप्लेन इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो करीबन करीबन 10 यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपके लिए हैं शॉर्ट और लॉन्ग को मिला करके, है ना, जिसमें से 7 क्वेश्चन आपके शॉर्ट हैं बेटा, है ना, और 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर लॉन्ग हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले बन गए। कितने बन गए बेटा? थ्योरी पोर्शन वाले 10 क्वेश्चन आपके हमने यहाँ पर निकाल दिए। इसके साथ साथ आपको सभी को पता है कि इस पूरी यूनिट का, है ना, इस पूरी यूनिट का हमने 10 एमसीक्यू भी आपको पढ़ाना है। 10 एमसीक्यू भी आपको पढ़ाना है, मतलब साथ में ही चलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये किस में जाएगा बेटा? एमसीक्यू में जाएगा। किस में जाएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाएगा। तो हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक तरीके से देखा जाए तो हमारा पेपर ही हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। यूनिट का हमने पूरा पेपर बना दिया जिसमें आपके 6 से 7 ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और दो क्वेश्चन आपके लॉन्ग आते हैं, हालांकि 4 होते हैं जिसमें से आपको एक एक करना रहता है। हमने यहाँ पर 3 ली हैं, 4 नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ पर 7 क्वेश्चन आ गया है। तो 10 क्वेश्चन टोटल हमारा टारगेट है कि लेकर के चलना, इंपॉर्टेंट लेकर के चलना है, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके मोबाइल स्क्रीन पे रहा बीटा ऑक्सीडेशन मुख्यतः कहाँ होती है। पहला क्वेश्चन हमारा है बीटा ऑक्सीडेशन मुख्यतः कहाँ होती है। तो आप कहेंगे सर ये साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, न्यूक्लियस में होती है, गोल्जी बॉडी में होती है। आंसर दीजिए इसका। तो बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो ये तो वैसे ही चला गया। और गोल्जी बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो मैच्योर प्रोटीन है उसको बनाया जाता है, मतलब जो इमेच्योर प्रोटीन है उसको मैच्योर किया जाता है ना। और भी इसका कई काम होता है, लाइक स्पर्म के हेड में एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के ही कारण होता है। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडी उसमें रोल अदा करता है। साइटोप्लाज्म यहाँ पर होगा ना, न्यूक्लियस होगा नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। देखिए लिखा हुआ है बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड तथा या फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है एक्चुअल में, जो मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि बीटा ऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है जब बीटा ऑक्सीडाइज किया जाता है ना, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, या हम यूं कहें कि ऑक्सीडेशन यहाँ पर जो किया जा रहा है किसका? फैटी एसिड का। तो जब फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पाइरुवेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, एसिटिल को एंजाइम ए बनता है, लैक्टेट बनता है, लैक्टेट बनता है। तो आप कहेंगे सर यहां पर एसिटिल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? एसिटिल को एंजाइम ए का। दैट मींस बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान फैटी एसिड के दो दो कार्बन यूनिट में टूटता है। तो फैटी एसिड जो होता है ये दो दो कार्बन यूनिट में टूट जाता है और अंत में एसिटिल को एंजाइम ए का ही फॉर्मेशन करता है, क्योंकि फैटी एसिड भी तोड़ करके आगे चल करके हमें क्या देता है? एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कराने वाले तंत्र का या तंत्र क्या कहलाता है? बताओ भाई। भाई फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है ना, तो उसको प्रवेश कराने में जो यहाँ पर सिस्टम होता है या जो सिस्टम लगता है उसको क्या कहते हैं? सोडियम पंप कहते हैं या कार्निटीन शटल कहते हैं, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं या प्रोटॉन पंप कहते हैं। तो इसमें से सी वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एटीपी फॉर्म होता है। कार्निटीन शटल, सोडियम पंप और प्रोटॉन पंप की बात करें तो यहां से आपका आंसर बनेगा, तो आपका सही आंसर होगा कार्निटीन शटल।
क्या होता है बेटा? कार्निटीन शटल। तो देखिए एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड की आप लोग बात करें, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सीधे प्रवेश नहीं कर सकता, है ना, इसलिए कार्निटीन शटल सिस्टम द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो कार्निटीन शटल क्या होता है? कार्निटीन शटल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो फैटी एसिड होते हैं इनको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजा जाता है, ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, फोर्थ हमारा है कि ओमेगा ऑक्सीडेशन मुख्यतः किस अंग में होती है? ओमेगा का जो ऑक्सीडेशन है वो मेनली किस ऑर्गन के अंदर हो रहा है? हार्ट के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है। मींस ओमेगा का ऑक्सीकरण कहां हो रहा है? तो आप कहेंगे सर ओमेगा का ऑक्सीकरण मुख्यतः लीवर के अंदर होता है। हार्ट के अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है, आप लोग जानते हैं हार्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। किडनी जो होती है बेटा क्या करती है? ये एक्सक्रीट कराने का काम करती है। किडनी क्या करती है? एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। और ब्रेन तो आपके लिए महान ही है भाई, ब्रेन अगर नहीं होता तो आप दिमाग कैसे चलाते? तो ब्रेन में तो भैया इस प्रकार का कोई ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होगा, तो मेनली कहाँ होगा? लीवर में। तो ओमेगा का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा वो एक माइनर पाथवे होता है जो मुख्यतः लीवर यानी यकृत में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब एंडो कहाँ होता है ये भी बात पूछी जाती है कि और भी अगर हायर लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो ये पूछेंगे कि ओमेगा का ऑक्सीडेशन सेल के किस भाग में होता है? तो एक तो लीवर पूछ देंगे, लीवर के कहां होगा? तो लीवर में होगा। तो लीवर की कोशिका में कहां होता है? तो आप कहेंगे सर लीवर के कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। 5 क्वेश्चन यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कीटोन बॉडी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? भाई जो कीटोन बॉडी बन रही है इसका फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस के द्वारा होता है, कीटोजेनेसिस के द्वारा होता है, ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा होता है या ट्रांस एमिनेशन के द्वारा होता है? तो जाहिर सी बात है भाई, कीटोन बॉडीज बन रही हैं तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कीटोजेनेसिस के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? कीटोजेनेसिस के द्वारा होगा। अच्छा एक बात समझिए, बात निर्माण की हो रही है और कीटोन बॉडी की हो रही है, तो क्या होगा? कीटोजेनेसिस होगा, है ना। ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है बेटा? ग्लूकोज पार्टिकल तोड़ा जाता है। और ग्लाइकोजेनेसिस से क्या होता है? ग्लाइकोजन बनते हैं, है ना। और ट्रांस एमिनेशन की बात करें तो एक अलग प्रक्रिया होती है ना। तो जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, बॉडी के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा तब लीवर में कीटोजेनेसिस द्वारा कीटोन बॉडीज बनते हैं। लीवर में कीटोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या बनते हैं? कीटोन के बॉडीज बनते हैं। निम्न में से कौन सा कीटोन बॉडी नहीं है ना? एसिटो एसिटेट है या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है, एसीटोन है या ऑक्जेलो एसिटेट होगा? कौन सा नहीं है? तो आप कहेंगे सर यहां पर ऑक्जेलो एसिटेट जो है ये हमारा ये हमारा कीटोन बॉडी नहीं है। तो कीटोन बॉडी कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर एसिटो एसिटेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है और एसीटोन है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं बेटा? ये सारे के सारे आपके कीटोन बॉडी हैं, बट ऑक्जेलो एसिटेट कीटोन बॉडी नहीं होता है। इस बारे में आप याद रखिएगा, ऑक्जेलो एसिटेट कीटोन बॉडी नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ट्रांसएमिनेशन या ट्रांसएमिनेशन में कौन सा को एंजाइम आवश्यक होता है? जो ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस है इसमें कौन सा को एंजाइम यानी सह एंजाइम आवश्यक है? एनएडी पॉजिटिव या एनएडी प्लस, एफएडी होता है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट होता है, पीएलपी इसको कहते हैं, या बायोटीन होता है? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट पीएलपी नामक को एंजाइम जो होता है वो ट्रांस एमिनेशन में आवश्यक होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में अमीनो ग्रुप्स क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में अमीनो ग्रुप को क्या किया जाता है बेटा? ट्रांसफर किया जाता है। और इसमें पायरॉक्सी 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 पायरोक्सोल है ना, फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो होता है यानी कि जो विटामिन बी6 भी कहलाता है, ये को एंजाइम के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो हमारी विटामिन बी6 है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने में ये हेल्प करते हैं। ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है? ट्रांस एमिनेशन की प्रक्रिया में अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। डीएमिनेशन की बात करें
तो ये क्या होता है, तो डीएमिनेशन क्या हटाया जाता है, तो डीएमिनेशन में कार्बोक्सिल ग्रुप हटाया जाता है कि अमीनो ग्रुप हटाया जाता है कि फॉस्फेट ग्रुप हटाया जाता है कि मिथाइल ग्रुप हटाया जाता है। बात डीएमिनेशन की हो रही है। ट्रांस एमिनेशन में हमने अभी देखा कि किसको हटा रहे, अमीनो ग्रुप को हटा रहे, तो अमीनो ग्रुप यहां पर जो है इसको हटा दो भैया। ये तो ट्रांस एमिनेशन का प्रोसेस हो गया, तो एक गया बचे तीन, तीन में से हमारा एक सही है, सॉरी अमीनो ग्रुप ही होगा। तो डी एमिनेशन में क्या हो रहा है, अमीनो ग्रुप को हटाया जा रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर किया जा रहा है, सॉरी ट्रांस एमिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांस एमिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है क्या, अमीनो ग्रुप, और डी एमिनेशन मतलब डीनेचर किया जा रहा है किसको, अमीनो ग्रुप को। तो अमीनो ग्रुप हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी माफी चाहूंगा, यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, है ना, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा और मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, बल्कि अमीनो ग्रुप होगा। तो डी एमिनेशन में अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप यानी NH2, है ना, NH2 हटाया जाता है और अमोनिया बनता है। और क्या बनता है बेटा, अमोनिया का निर्माण होता है। जब यहां से क्या हट जाता है, अमीनो ग्रुप हट जाता है तो अमोनिया बन जाता है। ये डीएमिनेशन प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है, बताएं। जो यूरिया के साइकिल को कंट्रोल करता है ना, उसके रेट को कंट्रोल करता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, आर्जिनेज होता है, सिट्रेट सिंथेटेज होता है, कार्बो कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेटेज फर्स्ट, कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज फर्स्ट होता है, या पायरुवेट काइनेज होता है। खतरनाक नाम होते हैं भाई, खतरनाक नाम है, इनको याद कैसे करेंगे, याद करना ही पड़ेगा। तो यूरिया साइकिल का जो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है उसको हम लोग कार्बामोल 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 फास्फेट सिंथेटेज फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज फर्स्ट, CPS फर्स्ट जो होता है यूरिया साइकिल का पहला और रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। तो यूरिया साइकिल में सबसे पहला एंजाइम आपका यही होता है, इसीलिए फर्स्ट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट से आप याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि यूरिया साइकिल का मुख्य काम क्या है। एटीपी प्रोडक्शन कराना, बिल्कुल वाहियात ऑप्शन है। ग्लूकोज फॉर्मेशन कराना, अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन कराना, या फैट का सिंथेसिस कराना, है ना। तो यूरिया साइकिल की बात हो रही है, तो यूरिया का ही फॉर्मेशन होगा, तो ग्लूकोज भी यहाँ पर नहीं होगा, अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन और हमारा बचा क्या, फैट सिंथेसिस। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो बॉडी के अंदर अमोनिया है ना, उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। दैट मीन्स अमोनिया हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होती है इन कंपेरिजन टू यूरिया। तो अमोनिया को यूरिया में तब्दील किया जाता है कि बॉडी को कम नुकसान हो। अमोनिया मोर डेंजरस होता है हमारे लिए। तो यूरिया साइकिल में क्या होता है, लीवर में होता है, पहली बात तो ये। और इसका मेन काम होता है कि टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में बदल करके डिटॉक्सिफाई करना, है ना। जो टॉक्सिक अमोनिया है उसको यूरिया में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों अपने शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारे 7 यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके पहले देखेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। क्लास आप लोगों को पसंद आती होगी बच्चों, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। जरा सी भी अगर आपको ये लगता है इन्फॉर्मेटिव है और आपके एग्जाम को बूस्ट कर रही है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही है, और अभी तक जो बच्चे सो रहे हैं, जिन लोगों ने देखना शुरू ही नहीं किया है ना, एग्जाम्स आपके खोपड़ी पे हैं बेटा, हो भी रहे हैं, कहीं कहीं पर हो भी गए हैं, है ना। तो आप लोग जो है ना बच्चे अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है ना। प्रिपरेशन शुरू कर दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, फिर मत कहना कि सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। तो ये हमारा पहले पेपर का आखिरी यूनिट बचा है जूलॉजी का, वही हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, इसके बाद हम लोग बॉटनी की तरफ रुख करेंगे। तो बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड के, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें फैटी एसिड क्रमिक रूप से दो दो कार्बन यूनिट में टूट करके एसिल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। मतलब बीटा ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है, इसमें एक्चुअल में आप ऐसे समझें कि जो फैटी एसिड होता है इसको दो दो कार्बन में क्या किया जाता है बेटा, तोड़ दिया जाता है। और दो दो कार्बन में जब ये टूटेगा तो कम से कम दो एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण करेगा। तो एसिटिल को एंजाइम में किससे बनना है, तो फैटी एसिड के टूटने से बन रहा है, और फैटी एसिड का टूटना बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है ना, याद रखोगे। तो फैटी एसिड का टूटना क्या कहलाता है बेटा, बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है। अच्छा, यह प्रक्रिया मुख्यतः कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पोर्शन में ये होता है। तो फैटी एसिड को यहाँ तोड़ा जाता है, कैसे पहुंचाया जाता है मैं बता चुका हूं। अच्छा, एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड पहले
कार्निटीन जो शटल है इस सिस्टम के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद में उनका बीटा ऑक्सीडेशन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो एक लंबी चैन वाला फैटी एसिड है वो कार्निटीन, याद रखना, देखो यहां पर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जो कार्निटीन शटल सिस्टम के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत लंबी चैन वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन प्रारंभन में पेरोक्सिसोम्स में भी हो सकता है। मतलब बहुत लंबे यानी बड़ी लंबी चैन वाले जो फैटी एसिड्स हैं, है ना, वेरी लॉन्ग चेन के जो फैटी एसिड्स हैं वो इजीली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं पहुंच पाते, तो हमारे बॉडी के सेल के अंदर पेरोक्सिसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, इनिशियली फॉर्म में, है ना, इनिशियली फॉर्म में इन फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, है ना, तो प्रारंभ कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, याद रखना। लेकिन मुख्य पाथवे जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि लंबी चैन वाले, बहुत ही लंबी चैन वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर सेल के अंदर पेरोक्सिसोम्स के द्वारा कराया जाता है। यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट जो डाइजेशन होगा, यानी कि एसिल कोएंजाइम ए में फैटी एसिड जो टूटेंगे एसिल कोएंजाइम में 2-2 कार्बन में, तो वो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही टूट पाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आपके कुछ बनेंगे भी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, तो आप कहेंगे सर बीटा ऑक्सीडेशन से बनने वाला जो एसिल कोएंजाइम ए है वो क्रेब्स साइकिल में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो फर्दर एसिल कोएंजाइम कहाँ है, कहाँ जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है। भाई ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था क्या, कि जो हमारा ग्लूकोज पार्टिकल होता है ये टूट जाता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के माध्यम से एसिल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। ये एसिल कोएंजाइम ए कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और क्रेब्स साइकिल में क्या करता है बच्चा, हेल्प लेता है या क्रेब्स साइकिल कराता है। तो एसिल कोएंजाइम ए का मेन फंक्शन क्या होगा, क्रेब्स साइकिल को कराना, और क्रेब्स साइकिल कराएगा तो जाहिर सी बात क्या है बेटा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर देखिए क्या होगा, एक्चुअल में NAD और FADH2 बनते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में मेनली क्या बनता है, NAD और FADH2 बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी उत्पादन करते हैं। और आपको सबको पता है कि जो एक NADH होता है ना, एक NADH2 होता है, इससे करीबन 3 ATP, है ना, तो कहां पर ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 ATP का निर्माण होता है। और वहीं पर जो एक FADH2 होता है ना, एक FADH2 होता है, इससे करीबन 2 ATP का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। तो देखो ना, अल्टीमेटली हम एनर्जी ले रहे हैं फैटी एसिड को तोड़ करके, तो फैटी एसिड्स हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अच्छे होते हैं। अच्छा, ज्यादा मात्रा में लेना खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कीटोन बॉडी के नाम लिखो, है ना। तो देखो भैया, कीटोन बॉडी 3 प्रकार के होते हैं मेनली, अभी अभी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको बताया। एक तो आपका होता है एसिटो एसिटेट, याद रखिएगा। दूसरा होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, इसको बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, एक देखा एसिटो एसिटेट, दूसरा हमारा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, और तीसरा हमारा है एसीटोन। ये 3 प्रकार के कीटोन बॉडीज होते हैं बेटा, इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। इनके अलावा कोई भी ऑप्शन अगर रहता है एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा और कह दीजिएगा ये कीटोन बॉडी नहीं है, ठीक है ना। इनका निर्माण लीवर में कीटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो भैया कीटोन बॉडी का निर्माण कहां होता है, क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे सर लीवर के अंदर जो कीटोजेनेसिस प्रक्रिया होगी, है ना, कीटोन बॉडी को जो तोड़ा जाएगा, तो कीटोन बॉडी को जो तोड़ा जाए उसके द्वारा यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये मुख्यतः फास्टिंग, मतलब आप यहाँ पर भूखे रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से स्टार्वेशन कर रहे हैं, और या डायबिटिक मेलाइटिस अगर आपको है ना, आपको नहीं मतलब किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज है और डायबिटीज में कौन सी मिलाइटिस है, तो डायबिटीज मिलाइटिस की स्थिति में अधिक मात्रा में बनते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो चलते फिरते एक तरीके से शुगर कैन की फैक्ट्री या शर्करा की फैक्ट्री माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके यूरिन में क्या निकलता है बेटा, ग्लूकोज निकलता है। तो इनके यूरिन में जब ग्लूकोज निकलता है तो इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो एक्चुअल में क्या होगा, आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट के अंदर, है ना, इनके ट्रैकिया वाले रीजन से अगर मैं बात करूं, इनका सिम्टम्स है कीटोजेनेसिस जिनको हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो ट्रैकिया वाले रीजन से जब ये सांस लेते हैं अपना या सांस छोड़ते हैं तो इनको फलों की महक आती आती रहती है, कहते हैं यार फल महक रहे हैं। तो जिनको फलों की महक आ रही है, जाहिर सी बात है उनके अंदर क्या हो गया है भैया, फास्टिंग कर रहे हैं या स्टार्वेशन कर रहे हैं, या तो वो डायबिटिक मिलाइटिस के पेशेंट होते हैं, है ना, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं।
तो कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडी, जाहिर सी बात है यहाँ पर कीटोन बॉडी जो है ना, एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और एसीटोन टाइप के बन रहे हैं, है ना। तो ये सारा का सारा आपके लंग्स में जाकर, या लंग से क्या करता है, श्वास से क्या होता है कि फ्रूट की जैसी महक आने लगती है इन पेशेंट्स के अंदर, अगर इस तरीके की कमी आ जाती है तो। अब इतना याद रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं तो बाउंस हो जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज कार्निटीन शटल। अब कार्निटीन शटल क्या है बेटा, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि कार्निटीन शटल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फैटी एसिड जो होते हैं, है ना, एक लंबी चेन जो फैटी एसिड्स की होती है, उनको इसके माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है ना, इसके माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है। तो कार्निटीन शटल वह ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है बेटा, जिसके द्वारा एक लंबी चैन फैटी एसिड, किसकी, फैटी एसिड्स की, जिसके द्वारा एक लंबी चैन फैटी एसिड्स की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाया जाता है, ताकि उनका बीटा ऑक्सीडेशन हो सके। क्या हो सके बेटा, बीटा ऑक्सीडेशन हो सके। तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको याद रखनी है, ये है ना, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे हम बात करते हैं कि एक लंबी जो है ना चैन फैटी एसिड्स की है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाई जा रही है, जिसके कारण बीटा ऑक्सीडेशन हो सके, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, एक लंबी चैन फैटी एसिड सीधे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, है ना, इसलिए उन्हें कार्निटीन की सहायता से अंदर ले जाया जाता है। तो अगर आप देखा जाए, आप देखें तो एक जो लंबी चैन फैटी एसिड्स वाली होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कार्निटीन के माध्यम से, कार्निटीन सिस्टम या शटल के माध्यम से अंदर भेजा जाता है। प्रोसेस, भाई कैसे भेजा जाता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो फैटी एसिड होता है वो पहले साइटोप्लाज्म में एसिल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। तो फैटी एसिड कहां परिवर्तित हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर एसिल को एंजाइम ए में चेंज होता है। इस एसिल को एंजाइम ए या एसिटिल को एंजाइम ए को एंजाइम कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज फर्स्ट, है ना, कौन सा यहां पर है, तो एक एंजाइम है कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज एंजाइम के माध्यम से, जिसको कैट 1 के नाम से जाना जाता है, CAT, कैट, कैट, कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज फर्स्ट एंजाइम की, है ना, फर्स्ट एंजाइम की सहायता से एसिल कार्निटीन में बदला जाता है। किस में बदला जाएगा बच्चा, एसिल कार्निटीन में बदला जाएगा। तो एसिल को एंजाइम ए को एसिल कार्निटीन में बदला गया। उसके बाद में क्या होगा कि एसिल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन को पार कर सकता है ना। तो एसिल कार्निटीन ही क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को पार करेगा, ना कि एसिल को एंजाइम ए। तो पहली बात तो फैटी एसिड डायरेक्ट जाएगा नहीं, साइटोप्लाज्म में इसको तोड़ा जाएगा एसिल को एंजाइम ए में, और ये एसिल को एंजाइम ए बेटा किस में चेंज होगा, एसिल कार्निटीन में चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज फर्स्ट एंजाइम के माध्यम से। ठीक है, तब ये इजीली क्या होते हैं बेटा, अंदर जा पाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। अच्छा, अंदर पहुंचने के बाद में क्या होता है, एंजाइम कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज सेकेंड, है ना, कैट सेकेंड वहां पर होता है, ये इसके द्वारा पुनः एसिल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। तो एसिल यहां पर क्या बेटा, यहां पर एसिल कार्निटीन जो है, ये एसिल कार्निटीन कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज सेकेंड एंजाइम, देखो दो बार प्रोसेस हो रहा है, एक बार इसको अंदर लाने के लिए यहां पर कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज फर्स्ट एंजाइम आया, जो एसिल को एंजाइम ए को एसिल कैरेटीन सॉरी कार्निटीन में बदल दिया, ये इजीली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को पार करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। अभी क्या करेगा कि जैसे ही ये एसिल कार्निटीन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा, यहां पर बच्चे क्या होगा, कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज सेकेंड एंजाइम आएगा, जो इस एसिल कार्निटीन को एसिल को एंजाइम ए में चेंज कर देगा। एसिटिल कोएंजाइम ए को या एसिल कोएंजाइम ए को, बात एक ही है, इसमें बदल देगा। अब ये एसिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडाइज के लिए तैयार होता है। अब इसका इजीली बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर हम महत्व की बात करें तो एक लंबी चैन फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक होता है ये, है ना। तो भाई बीटा ऑक्सीडेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, या हम लोग बात कर रहे हैं कार्निटीन शटल की, तो कार्निटीन शटल एक फैटी एसिड की लंबी चैन को, है ना, ब्रेक डाउन करने के लिए या उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंस रोल अदा करता है। बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ना एनर्जी को प्रोड्यूस करने में अपनी भूमिका निभाता है, और लीवर और मसल्स टिश्यू में अधिक सक्रिय होता है। तो सबसे ज्यादा अगर जो सक्रिय माना जाता है कहाँ होता है ना, तो सबसे ज्यादा सक्रिय
जो होता है बीटा ऑक्सीडेशन वो लीवर के अंदर ही होता है, या यहाँ पर हम बात करते हैं कार्निटीन शटल की, तो ये लीवर की कोशिका के अंदर और मसल्स की टिश्यूज में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखिए लिखा हुआ है फोर्थ कि ट्रांस एमिनेशन की परिभाषा दीजिए। व्हाट इज ट्रांस एमिनेशन? तो आप कहेंगे सर ट्रांस एमिनेशन वह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप यानी NH2 है ना, एक कीटो एसिड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब कि जो अमीनो ग्रुप है इसको ट्रांसफर किया जाएगा किसको? कीटो एसिड को, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक नया अमीनो एसिड और एक नया कीटो एसिड बनता है। तो एक नया अमीनो एसिड बन जाएगा और इसी के साथ साथ एक नया कीटो एसिड बन जाता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः अमीनो ट्रांसफरेज, है ना, ये एक प्रकार का एंजाइम है या ट्रांस एमिनेज इसको बोलते हैं। तो अमीनो ट्रांसफेरेज को हो या ट्रांस एमिनेज एंजाइम को हो, बात एक ही है। इसके द्वारा कैटालाइज होती है ना, इसके द्वारा इसको तोड़ा जाता है और इसमें पायरिडॉक्सल फॉस्फेट यानी PLP को एंजाइम ए के रूप में काम करता है। तो ट्रांस एमिनेशन में अभी अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि ट्रांस एमिनेशन में को एंजाइम ए के रूप में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? तो हमने कहा था PLP, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट क्या है? यहां पर ये को एंजाइम के रूप में काम करता है ट्रांस एमिनेशन में। अब फिर मैंने ये बताया कि ट्रांस एमिनेशन में होता क्या है, तो हमने बताया था अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है और अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर जब किया जाएगा अमीनो एसिड से, है ना, अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, कीटो एसिड और कीटो एसिड में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया अमीनो एसिड बनता है और एक नया कीटो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, यहां पर देखिए एक एलेनिन जब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से मिलता है तो पायरुवेट बनता है और ग्लूटामेट बनता है, पायरुवेट बनता है और ग्लूटामेट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर डीएमिनेशन क्या होता है भैया, है ना, डीएमिनेशन की प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए लिखा हुआ है कि डीएमिनेशन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी अमीनो एसिड से क्या है भाई, सेलेक्ट हो जाओ, उसका अमीनो ग्रुप हटाया जाता हो। मतलब अमीनो एसिड से अब अमीनो ग्रुप को हटा ही दिया गया, रिमूव किया गया, ट्रांसफर नहीं किया गया, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप एक कीटो एसिड तथा एक अमोनिया बनता है। अब यहां पर अमीनो एसिड नहीं बनेगा बल्कि अमोनिया का फॉर्मेशन होगा और कीटो एसिड का फॉर्मेशन होगा। कहां पर? डीएमिनेशन में। यह प्रक्रिया मुख्यतः लीवर में होती है और एंजाइम डीएमिनेज द्वारा कैटालाइज की जाती है। तो यहां पर जो एंजाइम लगता है वो डीएमिनेज होता है और विशेष रूप से ऑक्सीडेटिव, है ना, डीएमिनेशन में जब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा तो इसमें को एंजाइम के रूप में NAD+ या NADP+ कार्य करता है। तो को एंजाइम के रूप में यहां पर कौन आता है? तो NAD+ आता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यहां पर आपका आता है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है। एंजाइम की बात करें तो यहां पर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है, यह अमोनिया आगे यूरिया साइकिल में जाकर के डिटॉक्सिफाई होता है। तो जब अमोनिया बनेगा तो इस अमोनिया को यूरिया के रूप में डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, कहां पर? तो आप कहेंगे सर लीवर के अंदर। तो कौन सा साइकिल चलेगा? ऑर्निथीन साइकिल चलेगा। डीएमिनेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप हटाकर अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो पहले डीएमिनेशन होगा तो अमीनो ग्रुप हटेगा तो अमोनिया बनेगा और अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर क्या करता है बेटा, यहां पर यूरिया में इसको चेंज कर देता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए लेस हार्मफुल होता है। लेकिन अमोनिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना। अमोनिया सबसे ही हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाता है बॉडी के लिए। और अमोनिया जो होता है वो मेनली कौन निकालते हैं बेटा? वो पानी में रहने वाले जीव निकालते हैं। यूरिया लैंड पर रहने वाले और उड़ने वाले जो बहुत कम पानी कंज्यूम करते हैं उनका यूरिक एसिड के रूप में क्या होता है? यूरिक एसिड के रूप में क्या होता है बेटा, यहां पर ये लोग अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। अच्छा, कीटोसिस क्या होता है? व्हाट इज कीटोसिस? तो देखिए लिखा हुआ कीटोसिस वह अवस्था है जिसमें ब्लड में
कीटोन बॉडी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। मतलब जब ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी की मात्रा एक नॉर्मल स्टेज से, एक नॉर्मल नंबर से बढ़ जाती है, तो इस स्थिति को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। अच्छा, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है। यानी कि बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए ग्लूकोज की कमी हो रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो रहा है, तो आपको कीटोसिस हो सकता है। तो इसीलिए खाना जरूर खाएं, भूखे कभी नहीं रहना चाहिए। और ये कब होता है? जब आप फास्टिंग करते हैं या भूख की अवस्था ही रहती है ना? भूख की अवस्था रहती है, बहुत खतरनाक भूखे हो, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस अगर आपको हो रखा है, मतलब किसी पेशेंट को हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में शरीर ऊर्जा के लिए फैटी एसिड का अधिक विघटन करता है, बीटा ऑक्सीडेशन कराता है। भाई फैटी एसिड तब तोड़ा जाता है जब ग्लूकोज नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली फैटी एसिड को तोड़ करके बनाया क्या जाता है बेटा? एसिल कोएंजाइम यही बनाया जाता है, जो कि क्रेब्स साइकिल में जाकर के एनएडीपीएच और एफएडीपीएच बनाते हैं। एनएडीपीएच और एफएडीपीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के एनर्जी बनाते हैं, है ना? यहाँ तक तो हमको पता है। लेकिन अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ही नहीं लेंगे, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है बेटा? हमारे अंदर कीटोन बॉडीज, ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे लीवर में, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे लीवर में कीटोजेनेसिस बढ़ जाती है ना? कीटोजेनेसिस का प्रोसेस बढ़ जाएगा और कीटोन बॉडी, दैट मींस एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट और एसीटोन नामक कीटोन बॉडी का निर्माण अधिक हो जाता है। इसी को कीटोजेनेसिस कहते हैं। सिम्टम्स अगर आप देखें तो कैसे आप पहचानोगे किसी बॉडी या किसी पर्सन के अंदर कीटोजेनेसिस हो रखा है? तो ब्लड और यूरिन में कीटोन बॉडी की उपस्थिति, है ना? इसके ब्लड के अंदर आप जब कराओगे और जब ये यूरिन अपना यूरिनेट करेगा, तो इसकी यूरिन में और ब्लड में कीटोन बॉडी देखने को मिलेंगी। सांस में एसीटोन जैसी गंध आएगी, एसीटोन जैसी गंध आपको आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फ्रूट लाइक जो है ना गंध आएगी। गंभीर अवस्था में मेटाबॉलिक जो है ना एसिडोसिस हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कीटो एसिडोसिस कहलाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, कीटो एसिडोसिस कहलाता है। महत्व की बात करें तो माइल्ड कीटोसिस उपवास में सामान्य एडेप्टेशन है ना? कम कीटोसिस जो होता है फास्टिंग के समय होता है, लेकिन अत्यधिक कीटोसिस रहता है तो कीटो एसिडोसिस हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा? कीटो एसिडोसिस हो जाता है, जो खतरनाक हो सकता है, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है या किसी पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हमको भूखे नहीं रहना है, आराम से पेट भर के खाना खा करके ही काम करना है, ठीक है? नेक्स्ट, कीटोसिस वह अवस्था है जिसमें रक्त में कीटोन बॉडी की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है, इसी को हम लोग कीटोसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा कि अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? मतलब लीवर के अंदर अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कराया जाएगा? देखिए लिखा हुआ है, अमोनिया जिसको NH3 कहते हैं, एक अत्यंत विषैला, है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो मेनली अमीनो एसिड के डीएमिनेशन के दौरान बनता है। जो अमीनो एसिड हमारा होता है, इसका जब डीएमिनेशन होता है, इसके दौरान अमोनिया बनता है, और शरीर में इसकी अधिक मात्रा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के लिए हानिकारक होती है। बॉडी के अंदर मान लीजिए अगर इसका बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ गया तो हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, इसलिए इसका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत बहुत रिक्वायर्ड होता है। और ये जिम्मेदारी वाला काम, है ना, जिम्मेदारी वाला भरा काम कौन करता है? हमारा लीवर करता है। तो अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन मुख्यतः निम्नलिखित तरीकों से होता है, इस बात को याद रखना। सबसे पहला यहाँ पर मेथड होगा यूरिया साइकिल का चलना, यानी कि मुख्य तरीका तो आपका यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही फेज है। यूरिया साइकिल को चलाया जाएगा, जिसमें यूरिया बनेगा, अमोनिया यूरिया में चेंज होता जाएगा। देखिए ये प्रक्रिया लीवर में होती है, पहली बात तो। अमोनिया क्या होता है? यूरिया में चेंज किया जाता है इस अवस्था में, इस प्रक्रिया में। यूरिया नॉन टॉक्सिक होता है और किडनी द्वारा यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरिया को किडनी एक्सक्रीट करता है, समझ में आता है, लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है? तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि यूरिया कहाँ बनता है, किडनी में या लीवर में? तो आप कहेंगे सर लीवर में। यूरिया एक्सक्रीट कौन करता है, किडनी या लीवर? तो किडनी, किसके रूप में? यूरिन के रूप में। अच्छा, एक स्टार बना करके पॉइंट लिखा है कि यह अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन का मुख्य एवं सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होता है। ये अमोनिया का जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे यही है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे के साथ साथ यही मार्ग ऐसा है जिसके थ्रू इसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। अच्छा, ग्लूटामिन फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो अमोनिया का यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अमोनिया जो होता है
ग्लूटामेट के साथ मिलकर के ग्लूटामीन बनाता है। तो ग्लूटामेट जो होता है इसके साथ में अमोनिया मिलकर के क्या बना देगा? ग्लूटामीन। यह रिएक्शन एंजाइम ग्लूटामीन सिंथेटेज द्वारा होती है। अब ये जो रिएक्शन अमोनिया ग्लूटामेट के साथ जुड़ रहा है, इसके बीच में एंजाइम होगा, तो जो एंजाइम होगा बेटा उसको ग्लूटामाइन सिंथेटेज कहते हैं, क्योंकि ये सिंथेटेज कर रहा है किसको? ये बना रहा है ग्लूटामीन को बनाता है, ठीक है। ग्लूटामीन क्या करेगा? तो ग्लूटामीन एक नॉन टॉक्सिक ट्रांसपोर्ट फॉर्म होता है जो अमोनिया को टिश्यू से लीवर या किडनी तक पहुंचाता है। तो टिश्यू के अंदर जो अमोनिया बना या लीवर तक पहुंचाने के लिए, किडनी तक पहुंचाने के लिए, है ना, ये ग्लूटामाइन में चेंज होता है। किस में चेंज होता है बेटा? ग्लूटामाइन में। तो अमोनिया ग्लूटामेट के साथ में जुड़ करके विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम ये ग्लूटामाइन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ग्लूटामाइन में चेंज होता है जो कि ट्रांसपोर्टेबल होता है, ब्लड में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है और ट्रांसपोर्ट होकर के लीवर में या किडनी तक पहुंच सकता है। इसके बाद में ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के थ्रू भी अमोनिया के ग्रुप को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैंने बताया था ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अमोनिया अमीनो ग्रुप जो होता है इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है टॉक्सिक फ्री अमोनिया की मात्रा कम करने के लिए, है ना। तो अमोनिया से अमीनो ग्रुप को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, है ना, ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे क्या होगा? अमोनिया की मात्रा की कमी हो जाएगी। अच्छा, यह अप्रत्यक्ष रूप से अमोनिया नियंत्रण में सहायक है ना, डायरेक्ट नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है अमोनिया के कंट्रोल को करने में। अच्छा, अमोनिया का अधिक संचय, है ना, अमोनिया का जो एक्सेसिव अमोनिया जो होता है वो एक्युमुलेशन, अगर हम बात करें, एक्युमुलेट मतलब जुड़ना, इकट्ठा होना, ये हाइपर, एक मिनट बेटा, हाइपर जो है ना हाइपर टेंशन क्रिएट करता है, लेकिन हाइपर अमोनिया को यहाँ पर क्रिएट करता है। और बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर अमोनिमिया, ठीक है, हाइपर अमोनिमिया, याद रखिएगा। तो अधिक अगर बॉडी के अंदर अमोनिया बढ़ गया है तो उसको बोलते हैं हाइपर अमोनिमिया। अच्छा, इससे क्या होगा बेटा? इससे जो होगा वो न्यूरल डिस्टर्बेंस आ जाएगा, मींस न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स होंगे वो हो सकते हैं, मतलब आपके नर्वस सिस्टम में डेफिनेटली इफेक्ट देखने को मिलेगा, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सातों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए हैं शॉर्ट वाले। अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा कि कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया तथा इसका महत्व समझाइए। कीटोजेनेसिस क्या होता है ये तो हमने बता दिया था, थोड़ा सा मैंने प्रोसेस भी आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर डिटेल में आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं फटाफट इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। कीटोजेनेसिस क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फैटी एसिड जो होते हैं, है ना, इनको तोड़ा जाता है, इनका विघटन किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं बेटा? कीटोन बॉडी का निर्माण होता है। और ये क्या होता है? फास्टिंग, स्टार्वेशन या प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, बहुत लंबे समय तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अनकंट्रोल्ड, जिस पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस है ना, तो इस अवस्था में कीटोजेनेसिस देखने को मिलती है। कीटोन बॉडी मैंने बताया है एसिटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोब्यूटेट और एसीटोन रहता है। कहाँ होता है? तो कीटोजेनेसिस मुख्यतः लीवर के अंदर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। लीवर की माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आपको देखने को मिल रहा है। स्टेप ऑफ कीटोजेनेसिस की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर दो एसिल को एंजाइम जो ए होते हैं वो एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज हो जाते हैं। एंजाइम यहाँ पर लगता है बेटा थियोलेज। एसिटो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ में एसिटिल को एंजाइम ए जब आकर के जुड़ता है ना, तो HMG को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर HMG को एंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम आकर के काम करता है। HMG को एंजाइम ए के साथ में एसिटो एसिटेट प्लस एसिटिल को एंजाइम ए, है ना, तो HMG जो कोएंजाइम ए है यहाँ पर HMG कोएंजाइम ए लाइजेज, है ना, लाइज एंजाइम आएगा जो कि इसको लिसिस कर देगा एसिटिल सॉरी एसिटो एसिटेट में और एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब ये एसिटो एसिटेट जो होगा ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, है ना, इसमें चेंज हो जाएगा जो कि डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के कारण होता है। तो एसिटो एसिटेट जो होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फैटी एसिड में यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, जिससे क्या हुआ बेटा? एसिल को एंजाइम ए बना। एसिल को एंजाइम में बेटा एसिटो एसिटिल को एंजाइम ए में चेंज होगा। एसिटो एसिटिल को एंजाइम ए जो होगा वो HMG को एंजाइम ए में होगा और HMG को एंजाइम ए जो होगा वो एसिटो एसिटेट में चेंज हो जाएगा, है ना।
किस में चेंज होगा बेटा? एसिटो एसिटेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? सिग्निफिकेंस की बात करें, यहां पर महत्व की बात करें, महत्व की बात करें। अच्छा, एसिटो एसिटेट यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में चेंज हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स मिलता रहता है, मतलब एक ग्लूकोज को तोड़ करके नहीं बल्कि अल्टरनेटिवली हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। तो कीटोन बॉडी हार्ट कॉमा मसल्स और ब्रेन के लिए अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स के रूप में काम करता है। तो हमारे ब्रेन के लिए कीटोन बॉडी बढ़िया होता है, लेकिन एक लिमिटेड फॉर्म में। हार्ट के लिए, मसल्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में। प्रोलॉन्ग फास्टिंग में ब्रेन भी कीटोन बॉडीज का उपयोग करता है। तो ब्रेन जो होता है वो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है या उपयोग कर रहा है, सॉरी। ग्लूकोज है ना, स्पेरिंग इफेक्ट यहां पर देखने को मिलता है। तो ग्लूकोज स्पेरिंग क्या होता है? तो कीटोन बॉडी उपयोग होने से ब्लड ग्लूकोज की खपत कम होती है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका खपत कम होगा, तो हम अपना ग्लूकोज बचा करके रख सकते हैं। स्टार्वेशन एडेप्टेशन यानी लंबी उपवास अवस्था में यह सर्वाइवल मैकेनिज्म्स होता है ना। पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आप देखेंगे कि एक्सेस कीटोन बॉडी जो होता है वो कीटोसिस कहलाता है ना। एक्सेस कीटोन बॉडी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और ये क्या कहलाता है बेटा? कीटोसिस कहलाता है ना, ये कीटोसिस कहलाएगा। और यहां पर देखेंगे कि सेवरल कंडीशन, मतलब खतरनाक घातक कंडीशन में आप देखेंगे तो कीटो एसिडोसिस हो जाता है, यानी कि विशेषकर डायबिटीज में, जिन पेशेंट को डायबिटीज होता है उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बेटा लॉन्ग है कि ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन की प्रक्रिया के बारे में समझाना है। तो क्या होता है? तो देखिए बेटा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अमीनो एसिड का विघटन यानी कि कैटाबॉलिज्म मुख्यतः दो प्रकार से होता है। यानी कि जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं, है ना, और उसमें अमीनो एसिड का जो विघटन हो रहा है, अमीनो एसिड जो तोड़ा जा रहा है, वो ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन के रूप में होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से अमीनो ग्रुप का स्थानांतरण एक या निष्कासन होता है और अंततः अमोनिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया किससे बनना है? तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। हम जब प्रोटीन को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। इस बात को याद रखना, जो आगे चल करके यूरिया साइकिल में डिटॉक्सिफाई होता है। अगर लीवर किसी का निकाल दिया जाए तो बॉडी में सबसे पहले क्या बढ़ेगा? तो अमोनिया का मात्रा ज्यादा बढ़ेगा। ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? तो ट्रांसएमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, है ना, एक कीटोन एसिड को स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जिससे एक नया अमीनो एसिड और एक नया कीटोन बॉडी बनता है या कीटोन एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा? कीटोन एसिड बनेगा और अमीनो एसिड बनेगा। एंजाइम कौन कौन से लगेंगे यहाँ पर? तो अमीनो ट्रांसफरेज या ट्रांस एमिनेज एंजाइम होगा। को एंजाइम कौन सा होगा बेटा? तो को एंजाइम आपका यहाँ पर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो को एंजाइम के रूप में पायरिडॉक्सल, है ना, फास्फेटेज, जो कि विटामिन B6 कहलाता है। विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो यह रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, है ना, ये चेंज हो सकती हैं एक दूसरे में। जैसे एक फॉर्म आया है तो वो फॉर्म पहले वाले में चेंज हो सकता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल कहते हैं। कुछ इरिवर्सिबल होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती, और इनमें फ्री अमोनिया नहीं बनता। इनमें स्वतंत्र रूप से अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता। मुख्यतः लीवर और टिश्यू में होती है। ये कहाँ होती है? लीवर और टिश्यू में। डीअमीनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ी सी खतरनाक प्रोसेस है बेटा, ये थोड़ी सी खतरनाक प्रोसेस है। अमोनिया डायरेक्ट यहाँ पर बनता है। तो डीअमीनेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें अमीनो एसिड से उसका अमीनो ग्रुप हटा दिया जाता है। मतलब अमीनो एसिड से अगर आप अमीनो ग्रुप हटाओगे तो क्या बनेगा बेटा? कीटो एसिड और अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो कीटो एसिड बनेगा, लेकिन यहां पर अमीनो एसिड ना बनकर के अमोनिया बन जाएगा। ट्रांस एमिनेशन में अमीनो एसिड बनता है और कीटो एसिड बनता है, याद रखना। ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है? अमीनो एसिड बनता है और कीटो एसिड बनता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब डी एमिनेशन होगा तो कीटो एसिड के साथ साथ अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, प्रकार की बात करें तो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, है ना, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर रहता है, और को एंजाइम के रूप में यहाँ पर NAD+ या NADPA+ होता है। वहां पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर को एंजाइम के रूप में आपका पायरिडॉक्सल फास्फेटेज रहता है, PLP रहता है, यहाँ पर NAD रहता है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें बेटा तो यहाँ पर फ्री अमोनिया बनता है ना, और मुख्यतः लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये मेनली कहाँ होता है? लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। वो कहाँ हो रहा है बेटा? तो लीवर में प्लस मसल्स में। अमोनिया आगे चल करके यूरिया साइकिल में भाग लेती है और यूरिया बॉडी के बाहर निकाल दी जाती है। तो यहाँ पर ट्रांस एमिनेशन, डीएमिनेशन और आधार यहाँ पर लिया, तो अमीनो ग्रुप यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफर होता है, यहाँ पर हटाया जाता है। फ्री अमोनिया की बात करें तो यहाँ नहीं बनता, बट यहाँ बनता है।
कोएंजाइम यहाँ पर पीएलपी होता है, यहाँ पर एनएडीपी प्लस एनएडी होता है। लोकेशन तो ये साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा मेनली, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के और मसल्स के, सॉरी लीवर एंड मसल्स के, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लीवर में रहेगा ये, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा स्पेशली। उसके बाद में रोल क्या होता है, तो अमीनो एसिड सिंथेसिस और ब्रेकडाउन, है ना, टूटना। तो यहां पर कीटो एसिड बनेगा, कीटो एसिड बनेगा प्लस अमीनो एसिड बनेगा। अमीनो एसिड क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है भैया, सीधी सी बात है। और ये क्या होगा बेटा, अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा डीएमिनेशन में। तो ये थोड़ा सा चार्ट याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो अमोनिया जो है ना, एसिड मेटाबॉलिज्म का मुख्य चरण होता है। नाइट्रोजन बैलेंस बनाए रखने का काम होता है, यूरिया साइकिल के लिए अमोनिया प्रदान करना होता है, और एनर्जी प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली रोल अदा करता है, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूरिया साइकिल का, जो अभी तक हम लोग यूरिया यूरिया साइकिल चिल्ला रहे हैं, इसका जो है ना वर्णन करने को आ सकता है ना, डिस्क्राइब करने को आ सकता है यूरिया साइकिल। देखिए लिखा हुआ है, यूरिया साइकिल एक महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके द्वारा शरीर में बनने वाला जो टॉक्सिक अमोनिया होता है, इसको कम विषैले यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। तो यूरिया साइकिल क्या है, अमोनिया जो होता है उससे जो होता है मतलब वो हाईली टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, उसको चेंज किया जाता है यूरिया में। अच्छा, यह प्रक्रिया मुख्यतः लीवर में ही होती है और इससे ऑर्निथीन साइकिल भी कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया कि यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है लिखने के लिए और क्लासरूम में डिटेल में पढ़ाया है। अमोनिया मुख्यतः अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से बनता है, इस बात को याद रखना, जो अत्यंत विषैला होता है और विशेषकर ब्रेन के लिए खतरनाक होता है ना, विशेषकर ब्रेन के लिए घातक होता है, डेंजर होता है, ठीक है। कहां होता है, तो यूरिया साइकिल पहले 2 चरण, माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष 3 चरण और साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो यूरिया साइकिल के पहले 2 चरण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, और शेष 3 जो चरण होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने चरण होते हैं बेटा, 2। तो 2 स्टेप तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये 3 जो स्टेप बचते हैं, है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं आकर के, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स की बात करें तो स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल में सबसे पहला स्टेप जो होगा बेटा, इसमें अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रियलिटी में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट जो होता है, सीपीएस फर्स्ट जो होता है, ये क्या करता है बेटा, ये हमारा भाग लेता है। अच्छा, यह रेट लिमिटिंग स्टेप्स में होती है, ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है इसका लिमिटिंग स्टेप रहता है बेटा। और 2 एटीपी खर्च होते हैं यहाँ पर। कितने एटीपी लगते हैं, 2 एटीपी लगते हैं। तो इस बात को याद रखना, पहले स्टेप में अमोनिया जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ करके कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है, और यहाँ पर एक एंजाइम आता है कार्बामोइल फॉस्फेटेट, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ठीक है ना। और 2 एटीपी हमारे यहाँ पर लग जाते हैं। स्टेप सेकंड में आप देखेंगे तो कार्बामाइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथीन, है ना, जो कार्बामाइल फॉस्फेट यहाँ पर बना, ये कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ में जुड़ करके, है ना, किसके साथ में, ऑर्निथीन साथ में जुड़ करके क्या बनाता है, सिट्रुलिन बनाता है। तो ऑर्निथीन से जुड़ेगा और सिट्रुलिन बनाएगा कौन, कार्बामाइल फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा लगेगा बेटा, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोक्सिलेज, है ना, ओटीसी यहां पर लगता है, जो सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आता है। अब सिट्रुलिन कहां बना था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना था। तो 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। पहला स्टेप क्या हुआ कि जो अमोनिया था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ करके कार्बामाइल फॉस्फेटेज का फॉर्मेशन किया, एंजाइम लगा कार्बामाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज 1, ठीक है। और यहाँ पर 2 एटीपी हमारे खत्म हो गए। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो कार्बामाइल फॉस्फेटेज है ये ऑर्निथीन के साथ में आकर के जो कंबाइन करेगा, और ऑर्निथीन के साथ में कंबाइन करने के बाद में सिट्रुलिन का फॉर्मेशन करता है। और सिट्रुलिन जैसे ही यहाँ पर बनता है बेटा, ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप जो है वो आपका साइटोप्लाज्म में होगा। यानी थर्ड स्टेप अगर देखें तो सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट, है ना, तो सिट्रुलिन जो होता है ये एस्पार्टेट के साथ में आर्जिनो, सॉरी आर्जिनो, हाँ ठीक है, आर्जिनिनो सक्सिनेट का फॉर्मेशन कर देता है। आर्जिनो सक्सिनेट का फॉर्मेशन क्या करता है, करता है। एंजाइम कौन सा लगेगा बेटा, तो एंजाइम लगेगा आर्जिनिनो सक्सिनेट सी सिंथेटेज 1,
आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज 1 लगता है, मतलब यहां पर लगता है, और एक एटीपी क्या होता है बेटा, खत्म होता है। तो आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम लगेगा, एक एटीपी यहां पर खत्म होगा। 2 एटीपी हमारे यहां पर खत्म हुए, एक एटीपी हमारा साइटोप्लाज्म में आकर के खत्म हुआ पहले स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो आर्जिनिनो सक्सिनेट है, ये आर्जिनिन और फ्यूमरेट में टूट जाएगा। तो आर्जिनिनो सक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज एंजाइम की प्रेजेंस में, आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज एंजाइम की प्रेजेंस में आर्जिनिन और फ्यूमरेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब क्या होगा, जो आर्जिनिन होता है ये यूरिया प्लस ऑर्निथीन, ये यूरिया और ऑर्निथीन का फॉर्मेशन कर देता है। जब आर्जिनिन टूटेगा, है ना, तो फ्यूमरेट टूटेगा। अब आर्जिनिन टूटेगा तो क्या होगा, तो आर्जिनिन को तोड़ने के लिए यहां पर आर्जिनेज ऑर्निथीन, आर्जिनेज जो होता है वो आर्निथीन पुनः माइटोकॉन्ड्रिया में लौट जाता है और साइकिल को दोबारा करता है। तो यहां पर जो आर्जिनिन को तोड़ने वाला एंजाइम होगा वो होगा आर्जिनेज। तो आर्जिनेज एंजाइम यहां पर आया, वो ऑर्निथीन को तोड़ेगा। अब जो ऑर्निथीन है, ये ऑर्निथीन पुनः क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और अगेन वही साइकिल को दोहराता है जो हमने अभी देखी। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है बेटा, यूरिया साइकिल यहां पर चलता है। देखो ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अब हम इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं बेटा, है ना। पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें सही स्टेप होगा, तो आप लोग वहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन कराना पहला स्टेप तो ये होगा कि अमोनिया बॉडी के अंदर नहीं बनने दे रहा है, तो टॉक्सिक अमोनिया को नॉन टॉक्सिक यूरिया में बदलता है। पहली बात, यूरिया यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी के बाहर निकल जाती है, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, अमोनिया को बॉडी के बाहर भगा दिया। नाइट्रोजन बैलेंस बनाए रखना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में और हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन को बनाए रखता है, तो शरीर में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को संबंध, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से संबंध रहता है इसका। तो अमीनो एसिड, है ना, कैटाबॉलिज्म का अंतिम चरण होता है। तो अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का सबसे लास्ट पोर्शन होता है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म ही होता है ना। लिंक विद टीसीए साइकिल, है ना, टीसीए साइकिल से लिंक करता है। तो फ्यूमरेट जो होता है, फ्यूमरेट जो बनता है, जो क्रैब साइकिल में प्रवेश करता है, इसे क्रैब्स बाईसाइकिल भी कहा जाता है। तो फ्यूमरेट जो यहां पर बना था, वो फ्यूमरेट क्रैब साइकिल में भाग लेता है, इसीलिए इसको क्रैब्स बाईसाइकिल कहते हैं। अच्छा, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, यहां पर हाइपर अमोनिमिया, है ना, देखने को मिल सकता है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी यहां पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर यहां पर मिल रहा है किसी के अंदर अमोनिया के एक्सेसिव अमाउंट के कारण, तो भैया दिक्कत वाली बात है। आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जिससे हमारे बॉडी के बाहर ये यूरिया जो होता है या अमोनिया जो होता है इसको एक्सक्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपनी 4th यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारे जूलॉजी के पहले पेपर का ये पोर्शन था। तो 5th सेमेस्टर में आप लोग हैं, और 5th सेमेस्टर का पहला पेपर जो आपका यहाँ पर था, जिसमें 4 यूनिट थी, है ना, इन चारों यूनिट को हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया है। आप लोगों ने अभी तक अगर ये क्लासेस नहीं देखी हैं, तो इन क्लासेस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाइए, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको 5th सेमेस्टर का ये पहला पेपर मिल जाएगा। सारे के सारे लेक्चर बेटा देख डालना। इसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरुआत में ही आपको 10-10 कराए हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस सेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आप लोग अगर बताएंगे कि सर हम इसके भी प्रैक्टिस सेशन आपको करना है, तो हम जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पेपर के साथ में, है ना, या तो हम बॉटनी लेकर के आएंगे या जूलॉजी लेकर के आएंगे, दोनों में से कोई एक हम जरूर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो हमने 5th सेमेस्टर का जूलॉजी का पहला पेपर पढ़ा है, और बाकी अभी हमारे बकाया है। ठीक है ना बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।